हाँ, तो देखो सभी बच्चों का हमारे बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। तो देखिए प्यारे बच्चों, देखिए जितने भी हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और वो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं और वो क्लास 11 के हैं, तो देखिए हमारा चैप्टर है 3 जिसका नाम है प्लांट किंगडम। और आज हम इस प्लांट किंगडम की 7वीं क्लास को पढ़ेंगे। आज हम अपनी 7वीं क्लास में देखेंगे आज हमारे 7वीं क्लास में पढ़ना क्या है। तो जहाँ तक संभव है तहाँ तक सभी बच्चे अपनी अपनी NCERT की बुक्स को खोल लें। अगर NCERT की बुक्स आपकी खुली होगी तो आपको ये समझने में बहुत ज़्यादा क्या होगी, आसानी होगी। तो देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो जहाँ पर लेक्चर 6 में हमारा छूट गया था, आज हम उससे आगे चलेंगे लेक्चर 7 में। ये देखिए आज हमें देखिए पढ़ना है लेक्चर 7 में हमें आज पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी ग्रुप, कि जो मेरे क्लोरोफाइसी ग्रुप हैं, यानी कि जो मेरे जो ग्रीन शैवाल हैं, जो हरे शैवाल हैं, यानी कि ग्रीन एल्गी हैं, तो ग्रीन एल्गी का जो मेरा ग्रुप है हमें उसमें अंदर ये देखना है कि इसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, तो हमें यहाँ पर रिप्रोडक्शन देखना है, तो उसमें देखिए रिप्रोडक्शन हमें वेजिटेटिव भी मिल जाएगा। देखिए हमने जो जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे एल्गी के, हमने उसमें भी पढ़ाया कि एल्गी के अंदर हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा, उसके अलावा हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा, उसके अलावा हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए, यानी कि हमें तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन इन एल्गी के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं क्लोरोफाइसी ग्रुप की, यानी कि ग्रीन एल्गी। तो देखिए हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, उसके अलावा हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने के लिए मिलता है, उसके अलावा मुझे प्यारे बच्चों यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने का, अर्थात तीनों टाइप का जो रिप्रोडक्शन है हमें इस वर्ग के अंदर देखने के लिए मिलता है। अब हम थोड़ा हल्का सा इसे समझेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। तो देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे हम कहते हैं कायक प्रजनन, ठीक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय सेल डिवीजन एज वेल एज फ्रेगमेंटेशन, उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट मोस्टली एग्जाम्पल हमारी NCERT बुक्स ने केवल फ्रेगमेंटेशन का दिया है। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, मुझे यहाँ पर देखने के सेल डिवीजन मिल जाएगा एंड फ्रेगमेंटेशन मिल जाएगा। तो हम फ्रेगमेंटेशन को थोड़ा समझते हैं, जो हम पिछली क्लास में भी जनरल कैरेक्टर्स में भी हमने इसे समझा था और हम इसे आज यहाँ भी समझेंगे। तो फ्रेगमेंटेशन, तो यहाँ पर देखो शब्द लिखा है फ्रैगमेंट, ठीक, ये लिखा है फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट कहते हैं एक खंड को, सेगमेंट को, ठीक। तो देखिए ये इसे मैं कहता हूँ फ्रैगमेंट, ये है मेरे पास फ्रैगमेंट, ठीक, ये है मेरे पास फ्रैगमेंट और ये है मेरे पास एक लार्ज बड़ा, ठीक। और ये क्या हो गया, यहाँ पर ब्रेक्स टूट गया है, क्या हो गया, ब्रेक्स। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखो इन दिस कंडीशन या इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द थैलस ऑफ्टन ब्रेक्स इनटू ए स्मॉल फ्रैगमेंट्स। तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसी दिशा में, इस प्रक्रिया में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मेरा थैलस है, तो ये है मेरा थैलस, ठीक। थैलस ऑफ्टन ब्रेक्स, तो थैलस क्या हो जाता है, ब्रेक्स, टूट जाता है, ठीक, ब्रेक्स, ठीक, इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, तो स्मॉल फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगा। ये है मेरे पास क्या, स्मॉल फ्रैगमेंट। स्मॉल फ्रैगमेंट का मतलब होता है छोटे खंड, तो छोटे छोटे खंडों में टूट जाएगा, ठीक। ये ब्रेक्स होकर के क्या होता है, छोटे खंडों में। तो देखिए एक खंड मेरे पास ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। ईच फ्रैगमेंट, प्रत्येक फ्रैगमेंट गिव राइज टू ए न्यू थैलस। अब प्रत्येक फ्रैगमेंट क्या है, वो धीमे धीमे क्या करेगा, वृद्धि करके एक नया इंडिविजुअल बनाएगा, नया थैलस बना लेगा। तो क्या बना लेता है, न्यू थैलस, ठीक है, गिव राइज टू ए न्यू थैलस, और नए थैलस को बना लेता है। तो दीज आर फाउंड इन फिलामेंटस एल्गी। ज़्यादातर कंडीशन में देखता हूँ तो ये वाला जो फ्रेगमेंटेशन मेरा रिप्रोडक्शन है प्यारे बच्चों, ये मुझे फिलामेंटस एल्गी में देखने के लिए मिलता है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर फिलामेंटस एल्गी कौन है, फिलामेंटस एल्गी है मेरा यूरोथ्रिक्स, ठीक, इसे याद रखो। ऊडोगोनियम, ठीक, स्पाइरोगायरा, जिग्नीमा, यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिलेगा। और ये तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल दे रखा है प्यारे बच्चों, ये है मेरा क्या, स्पाइरोगायरा का। तो स्पाइरोगायरा क्या है, एक फिलामेंटस एल्गी है। तो इस प्रकार की कंडीशन में ये हमारा क्या हो गया, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया।
अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं तो इट अकर्स बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। यह फ्लैजिलेटेड का मतलब क्या है? फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो ये जूस्पोर्स से होता है, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। तो ये है मेरे देखिए फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, ठीक है। ये है मेरे पास क्या? फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, ये देखिए, ठीक है। तो दीज जूस्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड जूस्पोरेंजिया, तो जूस्पोरेंजियम, ठीक है, जूस्पोरेंजियम। तो ये जो मेरे जूस्पोर्स होते हैं वो जूस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। तो अर्थात ये कहाँ पर बनते हैं? इनसाइड, ये देखिए ये बनना है अंदर, ये देखिए बनना है, ये देखिए इसके अंदर जहाँ पर ये बनना है इस चीज को मैं कहूँगा जूस्पोरेंजियम, इसे मैं कहूँगा जूस्पोरेंजियम। तो जूस्पोरेंजियम के अंदर बनना है, तो इनसाइड बॉडी बनना है, अर्थात इनका ओरिजिन कैसा है? एंडोजीनियस। तो ओरिजिन कैसा है? एंडोजीनियस, ठीक है। तो ओरिजिन कैसा है? एंडोजीनियस, ठीक। तो ये यहाँ पर बन गए, बन करके जहाँ पर ये गिरेंगे यहाँ से अब क्या होगा? ये जर्मिनेट करेंगे। अब ये क्या कर जाएंगे? यहाँ पर जर्मिनेट, और जर्मिनेट करेंगे और नया बन जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर जर्मिनेशन के बाद, अब जैसे जर्मिनेशन के बाद दीज जूस्पोर्स टू फॉर्म ए न्यू थैलस। अब ये जूस्पोर्स जर्मिनेशन के बाद नए थैलस को बनाते हैं। अब ये जूस्पोर्स क्या करते हैं? जर्मिनेट के बाद क्या करेंगे? ये यहाँ से बने, तो बन कहाँ रहे? जूस्पोरेंजियम के अंदर। तो जूस्पोरेंजियम के अंदर बन रहे, इसलिए हम इसे कहते हैं एंडोजीनियस, ठीक। तो इनकी उत्पत्ति कैसी हो रही है? एंडोजीनियस। अब ये बन करके, अब जैसे जूस्पोरेंजियम में ब्रस्ट हो जाएगी, जैसे ही पूरे बन जाएंगे वैसे क्या है, जब मेचर हो गए तो जूस्पोरेंजियम क्या हो जाएगी? ब्रस्ट हो जाएगी। ब्रस्ट हो गई, देखो फट गई, फटने के बाद ये यहाँ पर जाकर गिर पड़े। जो जहाँ गिरेंगे तो जैसे ही उनके लिए एक अनुकूल कंडीशन आ जाएगी, एक फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, और वो जर्मिनेशन कर जाएंगे, और जर्मिनेशन करके वो नए बना लेंगे, ठीक। तो वो क्या कर लेते हैं? नए बना लेते हैं। उसके बाद देखिए अगला आ गया, देखिए प्यारे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ पर हमें देखने के लिए 3 टाइप्स मिलते हैं। तो दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, ये हमें 3 प्रकार से देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं आइसोगेमस। आइसोगेमस वो होती है जहाँ पर मुझे 2 गैमीट समान आकार के मिलेंगे। तो यहाँ पर 2 गैमीट क्या हैं? मोर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल क्या हैं? सिमिलर, ठीक। तो आइसोगेमस वो कंडीशन होती है जहाँ पर 2 गैमीट्स मोर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल क्या है? सिमिलर। और एन आइसोगेमस यहाँ पर 2 गैमीट हैं बट ये मोर्फोलॉजिकल क्या है? डिसिमिलर, एक बड़ा है एक छोटा है। तो यहाँ पर मुझे एक छोटा दिख रहा है, फ्लैजिलेटेड है, और दूसरा भी मुझे दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसकी सारी चीज़ बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर ये कह सकते हैं एक छोटा है एक बड़ा है। ऊगैमस में मैं यहाँ पर देख सकते हैं एक मेरे पास छोटा है बट ये फ्लैजिलेटेड है, और दूसरा मेरे पास बड़ा है बट वो नॉन फ्लैजिलेटेड है, ठीक। तो यहाँ पर ये मोटाइल कंडीशन में है और नीचे वाला नॉन मोटाइल में होता है, ठीक। तो ये नॉन मोटाइल में होता है। तो इस प्रकार की कंडीशन हमें इससे देखने के लिए मिलती है। तो एनाइसोगेमस, आइसोगेमस एंड ऊगेमस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए हमें यहाँ पर मिलते हैं। तीनों प्रकार के। अगर मैं क्लोरोफाइसी ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ तो क्लोरोफाइसी ग्रुप के देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मेरा क्लेमाइडोमोनास एक फ्लैजिलेटेड है, ठीक, एंड बॉल बॉक्स, ठीक। और क्या है मेरा? बॉल बॉक्स क्या है? एक सीनोबियम, ठीक, अर्थात इसकी डेफिनेट कॉलोनी है। उसके अलावा यूलोथ्रिक्स क्या है? एक फिलामेंटस एल्गी, ठीक है, एंड स्पाइरोगैरा एंड कारा। तो ये मेरे हैं क्या एग्जाम्पल क्लोरोफाइसी ग्रुप के। अब देखिए, अब हमने क्लोरोफाइसी ग्रुप को यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इसमें, आज हम पढ़ेंगे, अब आगे पढ़ेंगे हम फियोफाइसी ग्रुप। फियोफाइसी ग्रुप को हम दूसरे नाम से भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्राउन एल्गी। आखिर में इन्हें ब्राउन एल्गी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर पाया जाने वाला क्या होता है? एक पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट इन्हें ब्राउन कलर देता है। अब हम देखते हैं फियोफाइसी ग्रुप में क्या है। तो फियोफाइसी ग्रुप की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए आल्सो कॉल्ड ब्राउन एल्गी। अगर मैं फियोफाइसी की बात करता हूँ तो आल्सो कॉल्ड एज ब्राउन एल्गी, हम इसे क्या कहते हैं?
ब्राउन एल्गी कह रही। दूसरी बात, दे शो ग्रेट वेरिएशन इन शेप एंड फॉर्म। तो हम यहाँ कहते हैं इसका जो आकार, इसका जो साइज है और उसकी एक माप है, तो हम वहाँ पर इसकी एक क्या देखते हैं, भिन्नता देखते हैं। इसके साइज में भी देखेंगे और शेप में भी देखेंगे। तो देखिए हम इसे गौर से देखिए तो मुझे इसकी स्ट्रक्चर्स कुछ और दिख रही है, इसकी स्ट्रक्चर्स कुछ और देखिए सारगासम की, ठीक है। और ये है मेरे पास क्या, एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस की कुछ और है, ये है डिक्टूटा। डिक्टूटा की संरचना देखिए कैसी है। और ये है मेरे पास क्या, लेमिनेरिया, ठीक। तो लेमिनेरिया की देखिए तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसका शेप एंड साइज कुछ और है और इसका शेप और साइज कुछ और है और इसका शेप एंड साइज कुछ और है। तो मुझे यहाँ पर देखने के लिए इसमें क्या मिली, ग्रेट वेरिएशन, एक बहुत बड़ी भिन्नता देखने के लिए मिलती है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर इसकी देखने के लिए क्या मिली प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने के लिए मिलती है। अब हम देखिए इसके कुछ हैबिटेट को देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इसके हैबिटेट को, तो हैबिटेट की बात करते हैं तो हमें ये तो पता है कि मोस्टली कंडीशन में ये एक जलीय होते हैं, बट यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी कंडीशन मोस्टली रूप से कैसी है, एक जलीय होती है। अब जलीय में मोस्टली रूप से ये कहाँ मिलेंगे, मुझे जल तो मिल रहा है मुझे, बट यहाँ पर हम देखते हैं मोस्टली रूप से दे आर फाउंड प्रीमेरली इन मैराइन हैबिटेट्स। ज़्यादातर कंडीशन हम ये कह सकते हैं कि प्यारे बच्चों जो हमें ब्राउन एल्गी मिल रहे हैं, जिससे थियोफाइसी ग्रुप के जो मेरे मेंबर्स हैं एल्गी हैं, तो हमें पहली बात कि उनकी कंडीशन क्या है, एक्वाटिक जलीय। दूसरी कंडीशन में वो मोस्टली रूप से अगर हम देखा जाए तो वो कहाँ मिले मुझे, मैराइन, यानी कि समुद्र में। इसकी मैराइन क्या है, हैबिटेट। तो मुझे यहाँ पर ये कह सकता हूँ प्यारे बच्चों, समुद्र में देखिए हमें देखिए बहुत बड़े बड़े विशालकाय दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, ये देखो कैसे हैं, ब्राउन, क्या है ये, ब्राउन एल्गी, ठीक। तो मोस्टली रूप से कैसे हैं ये, ब्राउन एल्गी। उसके अलावा देखिए हम आगे और देखते हैं तो दे रेंज, अगर मैं इसकी रेंज की बात करता हूं, दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड, ये हम ये कह सकते हैं, मुझे ये कह सकते हैं ये सिंपल ब्रांच, एक सिंपल ब्रांच, एक सिंपल ब्रांच्ड, ठीक है, फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस, एक सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स, जैसे कि एक्टोकार्पस, टू प्रोफाउजली ब्रांच्ड फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प्स। तो एक हम ये कह सकते हैं, ये हमको अगर हम बात कर सकते हैं तो एक सिंपल फिलामेंटस एल्गी, जैसे कि एक्टोकार्पस से लेके एक बहुत बड़े सघन प्रोफाइल, ठीक है, तो एक बहुत सब एक घने, ठीक है, घने शाखित एक कैल्प तक हो सकते हैं, एक सघन शाखित क्या हो सकते हैं, कैल्प तक। तो ये संरचना हम ये कह सकते हैं कि ये मुझे, अगर मैं छोटी सी बात करता हूँ, एक्टोकार्पस की बात करता हूँ, तो मुझे एक सिंपल है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस क्या है प्यारे बच्चों, एक सिंपल है, एक सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस है। तो एक पहली बात सिंपल है, और यहाँ पर मुझे देखने के लिए देखो ब्रांच्ड, ये देखो सिंपल ब्रांच्ड है, ठीक है, इसमें देखिए सिंपल ब्रांच्ड, सिंपल यहाँ से लेकर के ये बहुत बड़े सघन शाखित कहते हो सकते हैं एक कैल्प, तो ये बहुत बड़े जायंट एल्गी कैल्प तक हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये मुझे कैल्प के रूप में भी मिल सकते हैं, सिंपल ब्रांच लेके बहुत बड़े कैल्प तक हो सकते हैं। अब देखिए कैल्प, ये देखिए कैल्प कैसे है, हम कैसे इसे कैल्प कह सकते हैं। कैल्प का मतलब होता है विच में रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर। इनकी अगर मैं बात करता हूँ हाइट की, तो मान लीजिए मैं समुद्र हूँ, अगर मैं समुद्र में देखता हूँ तो समुद्र में मैं प्यारे बच्चों यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे जंगल जैसी संरचना दिख रही है। ये देखो 100 मीटर्स तक, 100 मीटर्स तक ये देखो निकल रही, 100 मीटर्स तक निकले। तो जिनकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, जेंट हो जाती है, उसी संरचना को, इसी को हम कैल्प कहते हैं, ठीक। कैल्प किसे कहते हैं, ऐसी संरचना जो बहुत बड़ी हो जाती है। तो इनकी देखते हैं कि 100 मीटर्स तक पहुंच जाते हैं। तो ये 100 मीटर्स तक यहाँ पर ऑब्जर्व किए गए कि 100 मीटर्स तक क्या है, इनकी हाइट हो जाती है, अर्थात ये इतने बड़े हो जाते हैं, इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, समुद्र के अंदर में एक तरह का फॉरेस्ट सा बन जाता है। और जो मेरी फॉरेस्ट जैसी संरचना है जो बहुत बड़ी, इसे हम कहते हैं जायंट एल्गी,
जियांट मतलब विशालकाय, तो इसे हम कहते हैं जियांट एल्गी। तो इसे हम कहते हैं जियांट एल्गी। ठीक, जैसे कि मान लीजिए मेरा लैमिनेरिया शार्गस, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, तो ये हमें एक सिंपल ब्रांच से लेकर के एक बहुत लंबे बड़े एक केल्प तक की संरचना के रूप में हमें ये समुद्र के अंदर पाए जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करें दे पोसेस, अब यहाँ पर हम देखते हैं तो जो मेरे ब्राउन एल्गी मिले तो दे पोसेस क्लोरोफिल ए एंड बी। तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए इसकी बॉडी के अंदर में, यानी कि जो मेरे ब्राउन एल्गी को हम देखते हैं तो मुझे वहाँ पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा मुझे वहाँ पर कैरोटिनॉइड्स देखने के लिए मिलेगा और मुझे जैंथोफिल्स देखने के लिए मिलेगा। भैया क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी तो मुझे मिल रहा है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी तो मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, एक क्लोरोफिल है, लेकिन उसके अलावा हमें यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा है कैरोटिनॉइड्स और दूसरा शब्द लिखा है जैंथोफिल्स। ये दो पिगमेंट भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिले। अब यहाँ पर ये प्रश्न आ जाता है किसी प्रकार से कि व्हाट इज कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स क्या है, व्हाट इज जैंथोफिल्स, जैंथोफिल्स क्या है, या प्लीज राइट शॉर्ट नोट ऑन कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स के ऊपर एक सिंपल सा शॉर्ट नोट लिखिए। 2 नंबर में क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है। तो देखिए हमें यहाँ पर ये देखना आखिर में कैरोटिनॉइड्स क्या है। तो देखिए कैरोटिनॉइड्स एक इस प्रकार का कंपाउंड होता है जिसके अंदर मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलती है, यानी हम ये कह सकते हैं कैरोटिनॉइड एक इस प्रकार का कंपाउंड है जो मेरे ब्राउन एल्गी है, उस ब्राउन एल्गी की बॉडी के अंदर मुझे मिल रहा है, उसकी ब्राउन एल्गी जो थैलस है उस थैलस की बॉडी के अंदर मुझे मिल रहा है। तो ऐसा कंपाउंड है वहाँ पर मुझे ऑक्सीजन देखने के लिए नहीं मिली है, अर्थात वहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट, ऑक्सीजन नहीं है। तो दीज कंपाउंड डू नॉट हैव ऑक्सीजन, दीज आर ऑफ 5 टाइप्स। तो पहली बात यहाँ पर ऑक्सीजन देखने के लिए नहीं मिलती है और ये 5 प्रकार के हो सकते हैं। देखिए पहला अल्फा कैरोटिनॉइड, एक होता है मेरा अल्फा कैरोटिनॉइड। अल्फा कैरोटिनॉइड कहाँ मिलेगा मुझे, क्लोरोफाइसी के सदस्य मिलेगा, उसके अलावा मुझे क्रिप्टोफाइसी के सदस्य मिलेगा, उसके अलावा मुझे रियोडोफाइसी वर्ग के सदस्यों में मिलेगा। ठीक, यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिलेगा अल्फा कैरोटिनॉइड। दूसरा आ गया देखो बीटा कैरोटीन, दूसरा आ गया हमारे पास बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन एक यूनिवर्सल है, बीटा कैरोटीन क्या है, यूनिवर्सल हम उसे कह सकते हैं जो मुझे क्लोरोफाइसी वर्ग में मिले देखने के लिए, मुझे थियोफाइसी वर्ग में मिलेगा देखने के लिए, मुझे रियोडोफाइसी वर्ग है मुझे वहाँ भी मिलेगा, मुझे तीनों वर्ग में सब में मिल रहा है वो चीज़ देखने, उसे मैं कहता हूँ सार्वभौमिक यूनिवर्सल। तो हमें यहाँ पर देखने के लिए क्या मिल रहा है, बीटा कैरोटीन। तो थियोफाइसी में हमें देखने के लिए क्या मिलेगा यहाँ पर, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। ठीक, लेकिन ये क्रिप्टोफाइसी वर्ग के अंतर्गत नहीं पाया जाता है, केवल क्रिप्टोफाइसी में नहीं मिलेगा, बाकी बीटा कैरोटीन आपको जितने भी मेरे एल्गी ग्रुप के सदस्य सब में मुझे देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा देखो एक होता है सी कैरोटीन, सी कैरोटीन मुझे क्लोरोफाइसी के ग्रुप में मिलेगा देखने के लिए केवल। ठीक, उसके अलावा ई कैरोटीन ये मुझे थियोफाइसी वर्ग में मिलेगा देखने के लिए, क्रिप्टोफाइसी मिलेगा और ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके अलावा देखिए हमारे पास उसके अलावा ब्लू ग्रीन बेसिलेरियोफाइसी मिलेगा और डाइटम से मिल जाएगा। उसके आएगा फ्लेविसिन, फ्लेविसिन केवल साइनोफाइसी वर्ग के सदस्यों में देखने के लिए मिलता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, तो हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं मुझे क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी तो मिल रहा है, उसके साथ में मुझे बीटा कैरोटीन मिल रहा है और ई कैरोटीन मिल रहा है, और मुझे क्या मिल रहा है, ई कैरोटीन। ठीक है, तो बीटा कैरोटीन तो एक यूनिवर्सल है, ये तो भैया सब में देखने के लिए मिलेगा। ठीक, क्लोरोफाइसी मिलेगा, थियोफाइसी मिलेगा, तीनोफाइसी मिलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा कैरोटिनॉइड्स के बारे में समझ गए, कैरोटिनॉइड्स ये चीज होती है। अगला शब्द देखो यहाँ पर जैंथोफिल्स, आखिर में जैंथोफिल्स क्या पिगमेंट है। तो देखिए यहाँ पर मुझे कैरोटीन ऐसा मिल रहा था जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, अब देखिए जैंथोफिल्स आ गया। अब देखिए जैंथोफिल्स की बात करते हैं अब। जैंथोफिल वो कंपाउंड है ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन मुझे मिलेगी। देखिए मोस्टली फाउंड मोर देन 20 टाइप्स। अगर हम बात करते हैं तो हमें जैंथोफिल्स 20 से भी अधिक प्रकार के हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो हमें देखने के लिए मोर देन 20 टाइप्स, 20 से भी अधिक प्रकार। इट्स फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, फ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन कैरोटीन मॉलिक्यूल्स। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है,
जो मेरा कैरोटीन मॉलिक्यूल्स था, अब इससे पहले मैंने देखा बीटा कैरोटीन, ई कैरोटीन, जो मेरा कैरोटीनॉइड था, अगर उस कैरोटीनॉइड में जहाँ पर मुझे देखने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, अगर मैं किसी प्रकार से वहाँ पर आकर के ऑक्सीजन उससे जुड़ जाए, यानी कि उस कंपाउंड में अब ऑक्सीजन भी आ जाए, तो मेरा ज़ैंथोफिल बन जाएगा। अगर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है उस कंपाउंड में तो वो कैरोटीन है। अगर वहाँ पर ऑक्सीजन आ गई एक्स्ट्रा, ठीक, जैसे ही वहाँ पर ऑक्सीजन आके उस कंपाउंड में घुस गई, उस कंपाउंड से अटैच होगी ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अब वो ज़ैंथोफिल बन गया। तो ये क्या है मेरा ऑक्सीजन प्रेजेंट अर्थात ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड, ठीक है। फ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जैसे जुड़ना इन कैरोटीन, कैरोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ, कैरोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ में जैसी ऑक्सीजन फ्यूजन, जैसी ऑक्सीजन उसमें अटैच होगी, एडिशन के रूप में आएगी, वो मेरा ऑटोमेटिकली आप ये समझिए ज़ैंथोफिल बन जाएगा। ज़ैंथोफिल मिलेगा कहाँ से? देखिए क्लोरोफाइसी वर्ग में प्रेजेंट ल्यूटीन, बायोलोजेंथिन, नियोजेंथिन, तो क्लोरोफाइसी वर्ग के अंतर में देखिए मुझे ल्यूटीन ज़ैंथोफिल मिल जाएगा, बायोलोजेंथिन मिलेगा और नियोजेंथिन मिल जाएगा, ये क्लोरोफाइसी मिल जाएगा। अब थियोफाइसी वर्ग में और बेसिलियोफाइसी में, बेसिलियोफाइसी यानी कि डाइटम्स, तो हम बात करें थियोफाइसी, तो थियोफाइसी वर्ग के अंदर मुझे फ्यूकोजेंथिन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक, बेसिलियोफाइसी मिल रहा है देखने के लिए डाइटम्स में। तो जैसे ही डाइटम्स को हम देखते हैं तो डाइटम्स मुझे कैसे दिख रहे भैया, डाइटम्स का हमें कलर कुछ अलग दिख रहा था, तो वो क्यों दिख रहा? क्योंकि वहाँ पर उसके डाइटम्स की बॉडी में फ्यूकोजेंथिन था। वही फ्यूकोजेंथिन मुझे थियोफाइसी वर्ग के जो एल्गे हैं उसकी बॉडी में मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, जिसकी वजह से क्या हो रहा है मालूम है? उसका कलर चेंज हो रहा है, उसे कलर मिल रहा है। साइनोफाइसी, साइनोफाइसी बात करते हैं, साइनोफाइसी है मिक्सोजेंथोफिल या मिक्सोजेंथिन या ऑसिलोजेंथिन, तो साइनोफाइसी के अंदर ये मिलता है। तो हम बात करें देखो थियोफाइसी की, तो थियोफाइसी के अंदर मुझे मिलता है ज़ैंथोफिल फ्यूकोजेंथिन। थियोफाइसी के अंदर मुझे क्या मिल रहा है? फ्यूकोजेंथिन। अब ये फ्यूकोजेंथिन जो मिल रहा है, उस फ्यूकोजेंथिन की वजह से उसे कलर मिल रहा है ब्राउन। देखिए थियोफाइसी ग्रुप की अब बात करते हैं, देखो थियोफाइसी ग्रुप पोसेज क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी मुझे मिल रहा है। उसके बाद बीटा एंड ई कैरोटीन एंड फ्यूकोजेंथिन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर देखने के लिए ये मिल रहा है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन की अगर बात करते तो ये हमें सभी में देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरी बात देखिए द कलर ऑफ कैरोटीन, कैरोटीन का कलर एंड क्लोरोफिल और कैरोटीन का कलर। अब हम यहाँ पर देखिए बात करें थियोफाइसी में, तो थियोफाइसी के वर्ग के अंतर्गत देखिए मुझे कैरोटीन, कैरोटीन का मतलब बीटा कैरोटीन मिल रहा है यहाँ पर हमें, ये है बीटा कैरोटीन। क्लोरोफिल हमें अब यहाँ पर क्या मिल रहा है? क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल मिल रहा है, अब क्लोरोफिल मिल रहा है और बीटा कैरोटीन मिल रहा है, उसके अलावा मुझे फ्यूकोजेंथिन मिला है। तो फ्यूकोजेंथिन जो है उसकी अमाउंट अधिक है यहाँ पर। तो इसके अंदर बात करते हैं, मान लीजिए थियोफाइसी है, इसे समझ लूँ, ये मेरे पास थियोफाइसी, थियोफाइसी के क्या है? एल्गे। इसकी बॉडी के अंदर में देखिए हमें बीटा कैरोटीन मिल रहा है, उसके अलावा देखिए मुझे यहाँ पर क्लोरोफिल मिल रहा है, उसके अलावा हम बात करें यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? क्लोरोफिल मिल रहा है, क्लोरोफिल मिल रहा है, ए और क्लोरोफिल सी मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर सी है ये क्लोरोफिल। अब इसकी अमाउंट क्या है? कम, इसकी अमाउंट क्या है? कम। और जो मेरे पास ज़ैंथोफिल है, ठीक, जो है हमारे पास ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल क्या है? फ्यूकोजेंथिन, तो इसकी अमाउंट क्या है? अधिक, इसकी अमाउंट क्या है? अधिक। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास, आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए मेरे पास एक गिलास है, ठीक, एक गिलास है। अब इस गिलास के अंदर में मैंने नीला कलर भर दिया, तो यहाँ पर इस गिलास के अंदर में नीला जो कलर है, ब्लू कलर है, ब्लू कलर क्या है? अधिक, मैंने ब्लू कलर ले लिया, अधिक। अब इसमें मैंने रेड डाल दिया, रेड क्या है? कम, ठीक, रेड के वाला मैंने ग्रीन डाल दिया, तो ग्रीन क्या है? कम। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर कलर कौन सा है? ब्लू। तो जब ब्लू कलर अधिक है तो उसमें मेरा रेड कलर और ग्रीन कलर है वो दिखाई नहीं दे रहा मुझे,
या मैंने ग्रीन कलर डाला, ग्रीन कलर मुझे दिखाई नहीं था, मैंने रेड कलर डाला तो मुझे रेड कलर भी नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? तो ब्लू कलर तो पहले से दिखा मेरे गिलास के पानी में। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर समझिए कि फियोपाइसी में बात करते हो, वहाँ पर देखो बीटा कैरोटीन है, उसकी मात्रा कम है, इस वजह से उसका कलर दिखाई नहीं दे रहा, वो क्या हो जाता है, कैमोफ्लेक्स, छिप जाता है। उसके अलावा देखिए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का ए और सी, जो क्लोरोफिल सी मिल रहा है मुझे, ए मिल रहा है, उसकी भी अमाउंट क्या है यहाँ पर, बहुत कम। तो क्लोरोफिल ए और सी और बीटा कैरोटीन ये कैमोफ्लेग हो गए, अर्थात ये दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर में फ्यूकोजेंथिन अधिक है, तो मुझे ये वाला कलर दिखाई देगा। ठीक, दीज आर ब्राउन कलर। तो फ्यूकोजेंथिन अधिक होने की वजह से वो मुझे ब्राउन कलर के देते हैं। तो फ्यूकोजेंथिन क्या है, ये मेरा एक जेंथोफिल है। तो ये क्या है, मेरा एक जेंथोफिल। जेंथोफिल का क्या है, एक टाइप। तो फ्यूकोजेंथिन मुझे देखने के लिए मिल रहा है किसमें, फियोफाइसी में। इसकी वजह से वो ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। अब देखिए यहां पर आगे, ये देखिए, दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन। तो हम यह कह सकते हैं दे वेरी, इनके भी विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं। ऑलिव ग्रीन यानी कि जैतूनी हरे, ये है मेरे पास ऑलिव ग्रीन, ये है ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन। तो इसकी वजह से ये ऑलिव ग्रीन से लेकर के ये ब्राउन शेड, ब्राउन शेड, ये क्या है मेरे पास, ब्राउन कलर है। तो इसमें फ्यूकोजेंथिन की मात्रा अधिक होने की वजह से मुझे ये देखिए जैतूनी हरे भी दिखते हैं, और मुझे देखो ये कैसे दिखते हैं, ब्राउन। मोस्ट रूप से क्या, ब्राउन, ब्राउन ही मुझे ज़्यादा मिलेंगे देखने, क्योंकि ये फ्यूकोजेंथिन क्या अधिक है, यही देखो रेखा। देखिए, द ब्राउन कलर शेड डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द जेंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोजेंथिन। जेंथोफिल पिगमेंट मतलब फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। तो हमने देखो अभी पिछली स्लाइड में मैंने तुम्हें बताया कि जेंथोफिल यानी कि फ्यूकोजेंथिन जो है उसमें अधिक है, तो अधिक होने की वजह से वही कलर दिखाई दे रहा है। तो हमें वही कलर देखो ब्राउन कलर खूब दिखाई दे रहा, तो मुझे फ्यूकोजेंथिन अधिक होने की वजह, उनकी बॉडी में अधिक होने की, तो ये सब क्या है, जेंथोफिल या फ्यूकोजेंथिन की पिगमेंट के ऊपर क्या है, उनका रंग निर्भर करता है, उसी के ऊपर क्या करता है, ये निर्भर। इस बात को ध्यान रखो। अगला देखिए यहाँ पर, फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो फूड का स्टोर होता है, ये अपनी बॉडी के अंदर में जो फूड को स्टोर करते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में करते हैं। ठीक है, तो एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब भैया यहाँ पर एक थोड़ी सी बात आ गई प्यारे बच्चों को, सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये आ जाता है, जो नए बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे कोचिंग पढ़ रहे हैं उनकी तो बात अलग है, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं तो उनके लिए यहाँ पर ये बात आ जाए कि भैया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है। सबसे बड़ी तो हमें समस्या ये है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाना इनकी बॉडी में रहता है। अब हम देखते हैं, तो देखिए हम पहली बात तो देख रहे हैं आखिर में कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार की होती है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार की होती है, टू टाइप्स। एक तो होती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये मुझे फियोफाइसी के जो ग्रुप हैं उसकी बॉडी में देखने के लिए मिलेगी, अर्थात मैं इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को खा लूँगा तो मुझे एनर्जी मिल जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एनसीईआरटी ने कहा है कि फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर में सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो देखिए कंपोज्ड ऑफ 1 और 2 शुगर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर कह रहा है केवल 1 या 2 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी है। तो मान लीजिए ये है मेरे पास 1 शुगर का अणु और ये है 2 शुगर के अणु। तो इन दो, ये भी है मेरे पास 1 शुगर का अणु, ठीक, और ये भी है मेरे पास शुगर का अणु। तो ये इन 2 शुगर से मिलकर के बन रही है, उसे हम कहते हैं सिंपल, उसे हम कहते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो केवल 1 या 2 शुगर के अणुओं से मिलकर के बनी हुई है। स्मॉल चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट की क्या है, एक स्मॉल चेन है, छोटी सी चेन है जो 1 या 2 अणुओं से मिलकर के बनी है। ठीक है, इजीली डाइजेस्टेबल इन आवर बॉडी। अगर हम इसे खाएंगे तो ये हमारी बॉडी में अच्छी तरह से बहुत जल्दी
क्विकली डाइजेस्ट हो जाएगी, यानी हमने इसे खाएंगे तो इजीली डाइजेस्टेबल, ये बहुत जल्दी हमारी बॉडी के अंदर क्या होगी, पच जाएगी। तो इसके एग्जाम्पल जैसे कि मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड, जैसे कि मान लीजिए ग्लूकोज है, जैसे कि मान लीजिए फ्रुक्टोज है, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, यहाँ पर हम बात करते हैं तो इस प्रकार की अगर बात करते हैं तो इस प्रकार की जो शुगर्स मिली उसे हम कहते हैं सिंपल शुगर्स। और ये हमें देखने के लिए अंगूर वगैरह होते हैं उनमें हमें देखने के लिए मिलती है, फ्रूट्स में ज़्यादातर हमें इस प्रकार की देखने के लिए मिलती है। इस वजह से हम फ्रूट्स को खाते हैं तो बहुत जल्दी हमारे शरीर में क्या होता है, वो पच जाते हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पर अक्सर देखने के लिए क्या मिली है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। बट इनकी बॉडी के अंदर देखो NCERT जो शब्द लिखा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिली है। अब ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो देखिए कंपोज्ड ऑफ 3 या मोर शुगर मॉलिक्यूल्स, या तो 3 या 3 से अधिक जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन अणुओं से मिलकर बनेगी। यानी कि एक शुगर का अणु ये है, 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 एक शुगर का अणु है, ये तो इस प्रकार से ये शुगर के 3 से अधिक ही अणु होंगे। ठीक, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 3 से अधिक ही होंगे। इस प्रकार के अणु आपस में मिलकर के एक लंबी चेन बनाते हैं, तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की एक लॉन्ग चेन है। दूसरी बात, नॉट इजीली डाइजेस्टेबल, ये अच्छी तरह से, मेरा मतलब है कि जल्दी से ये वाली कार्बोहाइड्रेट जो सिंपल थी वो मेरी बॉडी के अंदर बहुत जल्दी पच गई। इसे नॉट इजीली डाइजेस्टेबल, ये जल्दी नहीं पचती है, इसे पचने में थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक, अर्थात ग्रेजुअली डाइजेस्टेबल, और ये धीरे 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 पचती है। ठीक है, इसके एग्जांपल जैसे कि ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पर इस शुगर्स को देखिए तो इसे मैं कहता हूँ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब होता है बहुत, सैकेराइड का मतलब होता है कि शुगर्स की एक चेन। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे शुगर्स की एक लंबी चेन दिख रही है, जैसे कि स्टार्च। तो इस प्रकार की हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो फियोफाइसी ग्रुप के जो मेरे एल्गी हैं तो उसकी बॉडी में अक्सर हम देखते हैं तो मुझे वहाँ पर देखने के लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलती है, अर्थात शुगर्स की एक लंबी चेन देखने के लिए मिलती है, जिसे हम खाएंगे तो वो हमारी बॉडी में धीमे 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 पचेगी, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए आगे, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल। अब जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थी तो विच मे बी वो हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल, वो लेमिनेरिन या मैनिटॉल के रूप में हो सकती है। अगर मैं लेमिनेरिया की बात करता हूं तो लेमिनेरिया के अंदर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मुझे मिल रही है, ठीक, लेमिनेरिया के अंदर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मुझे मिली है उसे मैं कहता हूं लेमिनेरिन, तो वो लेमिनेरिन के रूप में मिल रही है। तो आखिर में हम यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों को लेमिनेरिन है क्या। अब इस शब्द को देखो जो NCERT ने लिखा लेमिनेरिन, तो देखिए लेमिनेरिन, पहली बात वाटर सोल्यूबल पॉलीसैकेराइड, क्या है, वाटर सोल्यूबल पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या है, मतलब लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसैकेराइड का मतलब है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक, अर्थात शुगर्स की एक लंबी चेन है, शुगर्स की क्या है, एक लंबी चेन है, ठीक। ग्लूकान स्टोरेज प्रेजेंट, जिसके अंदर हम देखते हैं तो मुझे ग्लूकान स्टोरेज मुझे मिलेगा। दूसरी बात, इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी, ज़्यादातर रूप में मुझे देखने के लिए बात करता हूँ तो जो लेमिनेरिन है वो मुझे ब्राउन एल्गी में ही देखने के लिए ज़्यादातर मिलेगा, ठीक है। तो लेमिनेरिन यूज्ड एज कार्बोहाइड्रेट फूड स्टोरेज, तो लेमिनेरिन का प्रयोग एक कार्बोहाइड्रेट फूड स्टोरेज के रूप में किया जाता है, ठीक, क्योंकि क्या है ये फूड स्टोरेज, तो लेमिनेरिन का है तो कार्बोहाइड्रेट फूड स्टोरेज, तो उसकी बॉडी में जो मेरा फूड स्टोरेज हो रहा है वो क्या है, लेमिनेरिन, तो उसे क्या कहेंगे, लेमिनेरिन। तो लेमिनेरिन का प्रयोग कहाँ किया जाए, कार्बोहाइड्रेट फूड स्टोरेज में। अब इसे आराम से बॉडी के अंदर खाएंगे तो क्या होगा भैया, हमें धीमे धीमे क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो देखिए लेमिनेरिन की बात करें तो लेमिनेरिन मोस्टली अबंडेंट प्रेजेंट इन लेमिनेरिया एंड फ्यूकस ब्राउन एल्गी। तो मुझे ये सबसे ज़्यादा देखने के लिए कहाँ पर मिलता है, मुझे सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा लेमिनेरिया में और फ्यूकस में, ठीक। तो लेमिनेरिया और फ्यूकस में हमें देखने के लिए सबसे अधिक
मिलता है। इस बात को ध्यान रखें। अगला है द वेजिटेटिव सेल्स हैव ए सेलुलोजिक सेल वॉल। तो इसकी जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, इसकी वेजिटेटिव सेल जो होती हैं वो क्या रखती हैं, उस वेजिटेटिव सेल्स की अगर मैं बात करता हूं तो वेजिटेटिव सेल्स के अंदर मुझे देखने के लिए क्या मिलता है, एक सेलुलोजिक सेल वॉल। सेलुलोजिक सेल वॉल, तो सेलुलोजिक सेल वॉल, ठीक है, यूजली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। तो ये मुझे जो सेलुलोजिक सेल वॉल है वो मुझे किसी से ढकी हुई मिल रही है, किसी को कवर्ड के लिए हुए, उसकी आउटसाइड बॉडी कवर्ड की हुई है, कौन, जिलेटिनस लेयर ऑफ एल्जिन। तो ये क्या है, एल्जिन की एक जिलेटिनस लेयर से ढकी हुई है। तो ये है मेरे पास कौन सी, एक सेलुलोजिक लेयर है और इसके ऊपर मुझे मिली है जिलेटिनस लेयर ऑफ एल्जिन। एल्जिन की एक जिलेटिनस लेयर के द्वारा क्या हो सके, इसकी आउटसाइड जो है वो ढकी हुई होती है। यानी हम ये कह सकते हैं इसकी जो आउटसाइड है, जो आउटसाइड सरफेस है, जो आउट सरफेस है, वो आउट सरफेस पर मुझे देखने के लिए मुझे एल्जिन की एक जिलेटिनस लेयर मिलती है। ये है मुझे एल्जिन की एक जिलेटिनस लेयर जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक बात कही है, द प्रोटोप्लास्ट कंटेंस। तो इसके जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं, इसके में प्रोटोप्लास्ट के अंतर्गत इन एडिशन टू प्लास्टिक्स के अतिरिक्त, ठीक है, प्लास्टिक के अतिरिक्त ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स, इसके सेंटर में मुझे पूरे, अगर मैं बात करता हूँ इसके पूरे प्रोटोप्लास्ट की, प्रोटोप्लाज्म की बात करता हूँ, इस पूरे प्लॉट में मुझे यहाँ पर देखिए सेंट्रली मुझे एक तो पहली बात तो हमें यहाँ पर देखने के लिए वैक्यूल्स मिल जाएगी, ठीक है, हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पर देखने के लिए, एक वैक्यूल्स मिल जाती है, एक वैक्यूल्स मिलती है। दूसरी बात एंड न्यूक्लियस, वैक्यूल्स के साथ साथ मुझे यहाँ पर उसी के बगल में क्या मिलेगा मुझे देखने के लिए, एक न्यूक्लियस, ठीक है। तो हमें वैक्यूल्स मिल जाती है उसके सेंटर में, उसके साथ साथ में मुझे न्यूक्लियस भी मिल जाता है। तो मुझे वैक्यूल्स के साथ साथ में क्या, न्यूक्लियस मिल जाती है, ठीक, न्यूक्लियस भी मिल जाता है देखने के लिए। अब हम द प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच्ड। अगर मैं इसकी प्लांट बॉडी की बात करता हूं तो मुख्य रूप से अटैच्ड होता है टू सबस्ट्रेटम, वो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगा बाय ए होल्ड फास्ट। तो इसकी जो बॉडी होती है वो किसी सबस्ट्रेटम से जुड़ी होगी होल्ड फास्ट के द्वारा, ठीक। तो इसकी जो बॉडी होती है किसी सबस्ट्रेटम से जुड़ी होती है होल्ड फास्ट के द्वारा। ये है क्या, होल्ड फास्ट, ठीक, होल्ड फास्ट के द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ी होगी, ठीक है, ठीक। एंड हैज ए स्टॉक, और इसमें मुझे देखने के लिए एक ब्रंथ मिलता है यहाँ पर, ठीक है, ब्रंथ मिलता है। एंड ब्रंथ द स्टार्ट, देखिए और मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, स्टार्ट, ये देखो हो गया स्टार्ट, ये देखो संरचना देख लिया, इसे मैं कहता हूँ स्टार्ट, ये देखो संरचना स्टार्ट, इस वाली इतनी वाली को मैं कहूँगा स्टार्ट, ठीक, स्टार्ट, और ये मेरा होल्ड पार्ट, ठीक है, स्टार्ट। एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक और पत्ती जैसी प्रकाश संश्लेषी मुझे अंग मिलते हैं जिसे मैं कहता हूँ फ्रंट, और यहाँ पर मुझे क्या मिले, फ्रंट, ये क्या मिले मुझे, फ्रंट, ये फ्रंट या ब्लेड, या हम इसे कहते हैं ब्लेड, ठीक, ब्लेड। तो यहाँ पर देखिए ये मुझे मिले फ्रंट, जो क्या है, ब्लेड, ठीक है, फ्रंट, ठीक है। तो ये क्या है आपके एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये है मेरे पास लैमिनेरिया और ये हमारे पास फ्यूकस। इसकी पूरी बॉडी क्या है, पैरेनकाइमेटस फॉर्म, अर्थात पूरी की पूरी संपूर्ण बॉडी क्या, फोटोसिंथेसिस करेगी और पूरी की पूरी बॉडी क्या है, फूड को स्टोरेज करती रहेगी, इसलिए इसकी बॉडी क्या है, पैरेनकाइमेटस। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन। अगर हम थियोफाइसी वर्ग की बात करते हैं तो यहाँ पर भी मुझे रिप्रोडक्शन देखने के लिए बात कर रहे हैं। तो देखिए हमें वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन मिल जाएगा इसके रूप में देखने के लिए, हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाएगा देखने के लिए। उसके अलावा हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मुझे ये भी मिल जाएगा देखने के लिए। यानी कि सभी जो है वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल, हमें तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन इस वर्ग के सदस्यों में देखने के लिए मिल जाते हैं।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो कोई भी थैलस है ऑफ्टन ब्रेक्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, तो कोई भी एक बड़ा थैलस है वो छोटे छोटे खंडों में ऐसे टूट जाता है ज़्यादातर, ठीक है, टूट जाता है और प्रत्येक खंड गिव राइज टू ए न्यू थैलस, और प्रत्येक फ्रेगमेंट क्या होता है वो नए थैलस को बना लेता है, ठीक है। जैसे सारगासम नेटेंस और सारगासम हिस्ट्रिक्स, यहाँ पर मुझे देखने के लिए इनमें मिलेगा, इनमें देखने के लिए हमें क्या मिल जाएगा, वेजिटेटिव। उसके अलावा देखते हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इट अकर्स बाय पियर शेप्ड फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, तो ऐसे जूस्पोर्स से हमें देखने के लिए मिलता है जिसकी संरचना एक पियर शेप्ड होती है, तो ये है वो जूस्पोर्स जिसकी संरचना क्या, पियर शेप्ड, और इसके अंदर फ्लैजेला अनइक्वल मिले, एक फ्लैजेला मुझे बड़ा मिल रहा है, एक फ्लैजेला छोटा मिल रहा है, लोकेटेड लेटरल साइड, और ये जो होते हैं वो लेटरल साइड पर क्या होते हैं, लोकेटेड। तो ऐसे जूस्पोर्स जहाँ पर दो फ्लैजेला मिल रहे हैं, पहली बात, दूसरी बात वो अनइक्वल है, तीसरी बात वो लेटरल साइड पर लगे हुए हैं, ठीक है, और उसकी लोकेशन क्या है, लेटरल साइड और अनइक्वल है और पियर शेप्ड होते हैं। तो इसकी प्रकार से हम देखते हैं तो उसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, जूस्पोर्स का, जूस्पोरेंजियम में। अब ये जहाँ गिर जाएंगे वहाँ से डेवलप होगा और नए थैलस को बना लेंगे और मेरा नया थैलस बन जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर मुझे आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस हमें तीनों प्रकार का देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आइसोगेमस समान गैमेट है, एनाइसोगेमस असमान गैमेट है, ऊगेमस एक मेरे पास फीमेल गैमेट है और मेल गैमेट क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो आकर किस प्रकार से जुड़ जाते हैं। तो हमें यहाँ पर तीनों प्रकार का देखने के लिए मिलता है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, इस वर्ग के जो सदस्य यहाँ पर हमें गैमेट्स का जो फ्यूजन है उसे देखेंगे, अर्थात हम ये कह सकते हैं हमें यहाँ पर फर्टिलाइजेशन देखना है। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक। तो देखिए फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मुझे यहाँ पर देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी मिल रहा है और मुझे यहाँ पर देखने के लिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिल रहा है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो होता है जो आउटसाइड बॉडी, बॉडी से बाहर होता है, ठीक, अर्थात हम इसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल गैमेट फ्यूजन। तो यहाँ पर जो गैमेट जुड़ेंगे वो बॉडी से बाहर जुड़ रहे हैं, ठीक, इन वाटर, वाटर में मोस्टली फाउंड, तो मोस्टली फाउंड में कहते हैं मुझे वाटर मिलते हैं। तो मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे एल्गी हैं जो वाटर मिलते हैं तो वाटर में मेरे पास एक है मान लीजिए मेल गैमेट और दूसरा मेरे पास फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट से जो मेल गैमेटोफाइट था उससे मेल गैमेट बने, तो मेल गैमेट क्या थी वो वाटर में उन्होंने छोड़ दिए, वाटर में वो रिलीज हो गए, और जो फीमेल गैमेटोफाइट थे वहाँ से फीमेल गैमेट जो बने तो वो भी वाटर में छोड़ दिए। तो दोनों वाटर में छोड़ दिए, तो मान लीजिए वाटर में छोड़ दिए तो इधर से मान लीजिए कि ये है मेरे पास मेल गैमेट और ये है फीमेल गैमेट। अब ये वाटर में छोड़ दिए तो ये दोनों संपर्क में आ जाएंगे, तो जैसे ये संपर्क में आएंगे तैसे यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये बॉडी से बाहर हो रहा है, तो इसका कहाँ पर हो रहा है, आउटसाइड बॉडी। तो फ्यूजन कहाँ हो रहा है, आउटसाइड बॉडी। तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक, जो ज़्यादातर है कहाँ वाटर में देखने के लिए मिले। इंटरनल फर्टिलाइजेशन उसे होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर यानी कि बाल के अंदर, तो इंटरनल गैमेट फ्यूजन, यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसी बाल होगी उस बाल के अंदर यहाँ पर ये है मेरे पास मान लीजिए एग, और इस एग से आकर के ये एग से आकर कौन जुड़ जाएगा, मेरा मेल गैमेट। तो मेल गैमेट किसी बाल के अंदर है, ये है क्या, बाल, 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 ठीक है, बाल, बाल के अंदर, तो उसे कहता मैं इनसाइड, ठीक, इनसाइड। तो विद इन ऊगोनियम, ये मुझे देखने के लिए कहाँ मिलेगा, ऊगोनियम। मोस्टली फाउंड इन फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होती है उसे हम कहते हैं ऊगोनियम, ठीक है। तो ऊगोनियम के अंदर मुझे देखने के लिए एग मिल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये है मेरी ऊगोनियम, ये एग है और यहाँ से क्या मेरे गैमेट आए, मेल गैमेट है, वो आकर के यहाँ फ्यूज हो गए, तो इसे कहता हूँ मैं इनसाइड, इनसाइड बॉडी अथवा बाल। तो यहाँ पर गैमेट का फ्यूजन अर्थात फर्टिलाइजेशन किसी भी बाल के अंदर हो रहा है, किसी के भी बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हो रहा है ऊगोनियम में, तो यहाँ पर हो रहा है ऊगोनियम अर्थात इनसाइड किसी के अंदर हो रहा है, तो उसे मैं कहता हूँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
या इंटरनल गैमीट फ्यूजन, एक ही बात है। तो ये हमें देखने के लिए मिल जाता है फ्यूजन इस प्रकार का। देखिए गैमीट्स आर पायरीफॉर्म, इसके गैमीट्स जो होते हैं कैसे होते हैं, पायरीफॉर्म, अर्थात पायरीफॉर्म का मतलब होता है पियर शेप्ड एंड बियर टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला, जिसके लैटरल में क्या दो फ्लैजेला अटैच्ड होते हैं, समझ लो। जैसे कि मान लीजिए एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस। एक्टोकार्पस और फ्यूकस की बात करते हैं तो पहली बात यहाँ पर मुझे देखने के लिए इनके बॉडी में जूस पोर्स मिलेंगे, उसकी संरचना पियर शेप्ड होगी। वहाँ पर देखने के लिए मुझे दो फ्लैजेला मिलेंगे, वो अनइक्वल होंगे, एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक। लेटरल साइड पर प्रेजेंट होंगे, तो ये है लेटरल साइड, इसे कहते हैं। अगर यहाँ होते तो एंटीरियर साइड बोलता, तो इसे मैं कहता हूँ क्या, लेटरल साइड। तो इसे हम क्या कहते हैं, लेटरल साइड। तो लेटरल साइड पर प्रेजेंट है, ठीक। तो यही तो मेन पॉइंट है, यहाँ से ही प्रश्न बन जाता है। अब हम एक्टोकार्पस की थोड़ी एक बात और समझ लेते हैं। एक्टोकार्पस, अगर मैं एक्टोकार्पस की बात करता हूँ, एक्टोकार्पस में मुझे दो प्रकार की जूस्पोरेंजिया मिलती है। एक तो मुझे मिलती है यूनिलोकुलर जूस्पोरेंजिया। यूनिलोकुलर का मतलब केवल एक कोष्ठक, ठीक, केवल एक ही कोष्ठक। और दूसरी है प्ल्यूरोलूकुलर, ठीक है, या न्यूट्रल, या हम इसे कहते हैं मल्टीलोकुलर, या हम इसे कह सकते हैं मल्टीलोकुलर। मल्टीलोकुलर जूस्पोरेंजिया उसे कहते हैं, मान लीजिए ये है, इसके अंदर में बहुत सारे ये बने हुए कोष्ठक, इन्हें कहते हैं मल्टीलोकुलर, ठीक। ये मल्टीलोकुलर रहेगी और ये यूनिलोकुलर, इसमें केवल एक मिल रहा है। तो एक्टोकार्पस में हमें दो प्रकार की देखने के लिए मिलती हैं। अब हम थोड़ा और इसे हल्का सा समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्टोकार्पस के यूनिलोकुलर की, यूनिलोकुलर का मतलब होता है केवल एक ही कोष्ठक, ठीक है, केवल क्या मिला मुझे, एक कोष्ठक। तो इसके अंदर जब म्यूसिस डिवीजन होगी तो यहाँ पर मेरे हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे ऑन गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट के ऊपर क्या बनेंगे मेरे, हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक। तो यूनिलोकुलर में जब म्यूसिस होता है तो केवल हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, म्यूसिस, इस बात को ध्यान रखें। यूनिलोकुलर में क्या हो रहा है, म्यूसिस। अब बात करते हैं प्ल्यूरोलोकुलर की, अब बात करते हैं प्ल्यूरोलोकुलर, ठीक। प्ल्यूरोलोकुलर, ठीक है, गलत लिख गया स्पोरेंजिया, या हम इसे कहते हैं मल्टीलोकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें माइटोसिस देखने के लिए मिलेगी। वहाँ पर मुझे यूनिलोकुलर में क्या मिली देखने के लिए, म्यूसिस, और मल्टीलोकुलर में देखने के लिए मुझे क्या मिले यहाँ पर, माइटोसिस, इसे ध्यान रखो, ठीक। तो मेरे डिप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, तो क्या बनते हैं हमारे, डिप्लॉइड स्पोर्स, और ये स्पोरोफाइट बनेंगे। वो गैमीटोफाइट बने और यहाँ पर स्पोरोफाइट बने। तो यही है सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट, यहाँ से ही प्रश्न बन जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ हमें देखने के लिए मिल जाती है। इसके देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं थियोफाइसी वर्ग के, जैसे एक्टोकार्पस, जैसे डिप्टोटा, जैसे लेमिनेरिया, जैसे कि शार्मासम, जैसे कि फ्यूकस। ये थियोफाइसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो मेरे मेंबर्स हैं हमारे एनसीईआरटी में, ये एग्जाम्पल दे रखे, वही हमने तुम्हें यहाँ पर बता दिए। आज की हमारी क्लास का यहाँ पर समापन होता है। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और एनसीईआरटी को पढ़ते रहें।